अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। अभी उसने मेरे सामने नाश्ता रखा ही था कि बच्चों की स्कूल वैन का हॉर्न सुनते के साथ ही हुमैरा ने हाशिम के सामने पड़ा हुआ टोस्ट उसके मुंह में ठोंसा और मायरा का जूस का ग्लास उठाकर उसके हाथ में पकड़ाते हुए दोनों को जोर से घुरका। फिर उनके स्कूल बैग्स में लंच बॉक्स उठाकर रखते हुए दोनों बच्चों को खींचते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसकी तवज्जो ना पाकर हाशिम ने रोना शुरू कर दिया। अजीब अफरा तफरी सी फैल गई। पता नहीं ये हुमैरा इतनी सुस्तुल वजूद क्यों है, कोई काम भी इससे वक्त पे नहीं होता। अब भला मैं इस शोर हंगामे में क्या खा पी सकता था। हालांकि आज मैंने फरमाइश करके बालदार पराठे और चीज़ ऑमलेट बनवाया था। हाशिम के वॉल्यूम को कुछ कम करने के लिए मैंने पहले चमचे से प्लेट बचाई, फिर उठकर उसके पास आया और हूँ हाँ ऊँ आ सब तरह की आवाज़ें निकाली। मगर साहब, ये हाशिम जैसे बच्चे किसी के काबू में नहीं आते। आखिर ये इतनी सुबह सुबह हाशिम को उठा क्यों देती है। मुझे हुमैरा पे गुस्सा आने लगा। हुमैरा ने हाशिम की चीखों पुकार पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वो हाशिम और मायरा को जैसे धकेलती हुई सीढ़ियाँ उतर रही थी। दोनों बच्चों के खूब फूले फूले स्कूल बैग्स, पानी की बोतलें सब उसने कंधों पे लादी हुई थी। वैन वाला मुसलसल हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा था। जी चाह रहा था कि जाकर उसे जोर का झांपड़ रसीद करूं। ये घर है या सुकून से नाश्ता भी महाल है यहाँ। हुमैरा के वापस आते आते हाशिम ने रोते हुए सांस खींच ली तो मैं घबरा गया। जल्दी से उसे प्राम से निकाला और कंधे से लगा लिया, मगर मुझे लगा कि उसकी आंखें ऊपर चढ़ रही हैं। मैं घबरा के चीखा, हुमैरा हुमैरा। हुमैरा जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई आई और मेरी गोद से हाशिम को लेकर उलटने पुलटने और उसकी पीठ थपकने लगी। जरा सी देर में वो बेहतर हो गया। वो अब उसे कंधे से लगाए उसकी पुश्त सहला रही थी। आखिर तुम इसे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा देती हो। मैं झुंझुला गया। मैं उठा देती हूँ? वो मुझे अजीब सी नजरों से देखते हुए बोली। उसकी सांस भी फूल रही थी। तो फिर? इस मर्तबा वो कुछ नहीं बोली, बस मुझे चुपचाप देखती रही। मैंने चाय का सिप लिया तो बदमज़ा ठंडी चाय ने रहा सहा मूड भी खराब कर दिया। मैंने कप जोर से पटका। ये घर है जहाँ एक कप चाय तक ढंग से नहीं मिल पाती। हद होती है सुस्ती की। इंसान इतना काहिलुल वजूद भी ना हो। एक तो सुबह से ही खटपट शुरू हो जाती है, जैसे पता नहीं कितना काम हो रहा है। उस पर वक्त पे नाश्ता मिलता है ना चाय। बच्चे अलग रो धोकर स्कूल जाते हैं। मैं तेज तेज बोलता चला गया। कुछ देर तो वो चुप रही, फिर जोर से चीखी, मैं काहिल हूँ, सुस्त हूँ मैं। उसके चीखने पे हाशिम फिर से रोने लगा। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था उस अहमक औरत पर कि मैंने अपने आगे रखे हुए नाश्ते के बर्तनों को जोर से खिसकाया और मायरा ने जाते हुए अपना जूस का ग्लास जो मेज के कॉर्नर पे ही रख दिया था उछलकर मेरी गोद में गिर गया। सारे कपड़े खराब हो गए। मेरा जी चाह रहा था कि पूरी मेज हुमैरा पे उलट दूं। घड़ी पे नजर पड़ी तो पता चला कि मैं लेट हो रहा हूँ। मरता क्या ना करता, घबरा के कमरे में भागा, कपड़े निकाल के बदले और खुद ही ब्रीफ केस और गाड़ी की चाबी उठाई। वरना ये दोनों काम मेरे लिए हुमैरा ही करती थी और दरवाजे तक मेरे साथ आती है। सामने ही वो कुर्सी पे बैठी थी। हाशिम भी उसके कंधे से लगा हुआ था और वो शायद रो रही थी। और मुझे यूं उसका बात बेबात रोना भी सख्त खिलता था। मगर अभी तो मुझे बॉस की झाड़ सामने नजर आ रही थी। देर हो जाए तो गाड़ियां बम्पर से बम्पर मिलाकर रेंगती हैं और देर से देर होती ही जाती है। और वही हुआ जिसका डर था। लिफ्ट में ही बॉस से सामना हो गया। उन्होंने फौरन अपनी कलाई पे बंधी घड़ी देखी और खुशमगी नजरों से मुझे देखते हुए बस इतना ही कहा, ठीक 11 बजे कॉन्फ्रेंस रूम। जी जी ठीक है। शुक्र है बॉस का मूड अच्छा था।
कमरे में आकर मैंने मेज पे ब्रीफ केस रखा और पीसी खोल के काम शुरू किया तो फौरन ही सर पकड़ लिया। रात देर तक घर में पूरा काम मुकम्मल किया था। लाइट चली गई तो सोचा लाइट आएगी तो इस पीसी से अपने ऑफिस के मेल एड्रेस पे मेल कर दूंगा। मैं अक्सर घर में काम करके अपने दफ्तर के मेल एड्रेस पे मेल करके पुरसकून हो जाता हूँ। ओहो, सारी मुसीबतें आज ही आनी है क्या? जी नहीं चाह रहा था घर पे फ़ोन करने का, मगर मजबूरी थी, मुझे फ़ोन करना पड़ा। हुमैरा ने फ़ोन बहुत देर में उठाया। मैं मुसलसल झुंझलाहट में मुब्तला था। नतीजा ये निकला कि उसके हेलो पे ही चढ़ दौड़ा। क्या करती रहती हो? घंटों टेलीफोन की बेल बजती रहती है, उठाने की जिम्मत गवारा नहीं करती। क्या सो गई थी? वो जवाबन कुछ नहीं बोली। ये उसकी शुरू से ही आदत है। मेरा मूड खराब हो तो चुप की चादर ओढ़ के बैठ जाती है। अब मुंह से कुछ फूटोगी भी या नहीं? मुझे मजीद गुस्सा चढ़ने लगा। क्या कहूँ? वो रंधी हुई आवाज में बोली। ऐसे करो, मेरा पीसी खोल के मुझे वहां से मेल कर दो। मैं उसे तफसीलात बताने लगा। वो चुपचाप सुनती रही। समझ तो गई हो ना अच्छी तरह? जी हाँ, उसने इतना कह के फोन रख दिया। मुझे भी मालूम था कि हुमैरा ये काम कर लेगी और वही हुआ। मेरी प्रेजेंटेशंस बिल्कुल तैयार थी और अब मैं बहुत अच्छे मूड में था। हुमैरा के इस काम ने मेरे दिल को खुश किया और मुझे साथ ही माजी में कहीं दूर पहुंचा दिया। अम्मा, लड़की जो भी देखे वो खूबसूरत हो, लंबी हो और क्या? मेरी सीधी सादी अम्मा मेरी बात सुन के हैरान थी। और अच्छी पढ़ी लिखी हो। अच्छी पढ़ी लिखी का क्या मतलब है? वो चौंकी। मतलब ये मेरी प्यारी अम्मा कि वो बस यूं ही BA MA ना हो, कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर रखा हो। क्या नौकरी करवाओगे बीवी से? नहीं, ऐसा इरादा तो नहीं है, मगर कर लेने में कोई मजायका भी नहीं है। अब जमाना बहुत बदल गया है, ज़रूरतें भी बदल गई हैं। नौकरी ना भी करे औरत, उसे बहुत से ऐसे कामों पे अबूर होना चाहिए जो आपके ज़माने की औरतों के लिए बहुत मुश्किल थे। अम्मा चुपचाप मेरी शक्ल देख रही थी। हैरानी की क्या बात है? आप नहीं जानती आप बच्चों की तालीम और तरबियत कितनी मुश्किल से कर पाई हैं। ये कोई आसान काम नहीं। इसलिए मैं एक पुरएतमाद, ज़हीन और समझदार जीवन साथी चाहता हूँ। मैं किसी कम पढ़ी लिखी लड़की के साथ गुजारा नहीं कर सकता, किसी भी सूरत नहीं। तो ऐसा करो, इतनी खूबियों वाली लड़की तुम खुद ही ढूंढ लो। मुझ में दुरे नायाब तलाश करने की अहलियत है और ना मेरी तबीयत ये गवारा करेगी कि घर घर जाऊं, लड़कियां देखूं और उन्हें मुस्तरद कर दूं कि जितनी खूबियां तुम ढूंढ रहे हो वो किसी एक लड़की में तो मिलने से रही। अम्मा नाराज हो गई थी, इसलिए इतनी लंबी तकरीर कर डाली। मैं उस वक्त खामोश हो गया, मगर बाद में जब जब मौका मिला मैं अम्मा को अपनी पसंद के बारे में बताता रहा। अम्मा अच्छी तरह जानती थी कि मैं जिद का पक्का हूँ, जो कह दिया वो कह दिया। दरअसल लाडला भी तो बहुत रहा था, इकलौता और लाडला। अब्बा के बाद तो अम्मा ने मुझे जैसे बिल्कुल ही हथेली का छाला बना लिया था, मगर मेरी ये फरमाइश उन्हें परेशान कर रही थी। वो और माओं से मुख्तलिफ ख्यालात रखती थी। बेटे की शादी के सिलसिले में घर घर लड़कियां देखना, उन्हें किसी न किसी बहाने से मुस्तरद करना अम्मा को शराफत के बिल्कुल मुनाफी लगता था। बहरहाल उन्होंने इर्द गिर्द के लोगों से कहा सुना और फिर जब बड़ी मुश्किल से एक घर के लिए तैयार हुई तो मुझ पे वाज़ेह कर दिया, मुझ पे भरोसा करो और मेरे एतमाद को कभी ठेस पहुंचाने का ना सोचना। वादा करो, तब जाऊंगी वहाँ। खैर बड़ी मुश्किल से जाने वाली अम्मा वहाँ से बहुत खुश वापस आई। उन्हें लड़की ना सिर्फ शक्ल सूरत मिजाज में अच्छी लगी, बल्कि घर घराना सभी बहुत पसंद आया। वो तस्वीर लेकर आई थी। मैं हुमैरा की खूबसूरती से इनकार न कर सका। पढ़ी लिखी कितना है? वो क्या कहते हैं जिसमें तुम हर वक्त घुसे रहते हो? अरे वही कंप्यूटर। अरे भाई, मैंने तस्वीर के पीछे ही लिखवा लिया है। तस्वीर के पीछे पढ़ा तो लिखा था BCS, यानी हुमैरा ने बैचलर्स कंप्यूटर साइंसेस में कर रखा था। लड़की अच्छी है ना, इनकार मत करना। कान खोल कर सुन लो, मैं अब घर घर नहीं जाऊंगी। वो मेरे कुछ कहने पे थोड़ी गुस्सा हो गई। चलेगी अम्मा चलेगी, गुस्सा क्यों कर रही हैं? और यूं हुमैरा मेरी जिंदगी में शामिल हो गई। खूबसूरत तो वो थी ही,
मगर उसके इखलाक व आदाब के भी सब मद्दाह होते गए। अजीज रिश्तेदार हों या दोस्त अहबाब, सभी उसकी तारीफें करते थे। और फिर मेरी शादी के 6 महीने बाद अम्मा जो बेड पे गिरी तो 2.5 साल तक वो बिस्तर अलालत से न उठ सकी। आखिर दुनिया ही छोड़ गई, मगर जाते हुए ढेरों दुआएं हुमैरा को दे गईं। उसने उनके बकौल खुद को उनकी बेटियों से बढ़कर समझा और बेटियों से बढ़ के उनकी खिदमत की। मुझे भी इससे पहले इतनी शिकायतें नहीं थीं, हालांकि ज़िंदगी पल पल बदलती रही। पहले हशम साहब दुनिया में तशरीफ़ लाए, तब अम्मा मौजूद थी। हुमैरा मज़े से घर के कामों के साथ साथ अम्मा की तीमारदारी और हशम की नाज बर्दारी भी कर लेती थी। फिर मायरा भी गोद में आ गई। उन्हीं दिनों अम्मा का भी इंतकाल हुआ, मगर तब भी हुमैरा ने घर को, मेहमानों को और बच्चों को आराम से संभाल लिया। अलबत्ता हमारी नाजो आपा ने हमसे कहकर घर में एक मासी रखवा दी कि झाड़ू पोछा तो करे, ज़रा हुमैरा के काम हल्के हों। मैं उनकी बात मान गया कि वो हैं तो तायाजाद बहन, मगर लगती मुझे अपनी सगी बहन ही है। उनका हुक्म था, मान गया, मगर मुझे हंसी आ रही थी। भला हुमैरा को काम क्या करने पड़ते हैं? ये छोटा सा तो अपार्टमेंट है हमारा, उसकी सफाई सुथराई में क्या देर लगती है। दरअसल मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आखिर ये औरतें दिन भर करती क्या हैं। इतना लंबा दिन अगर इन्हें हमारी तरह दफ्तर की खाक छाननी पड़े, उन लोगों से भी मुस्कुरा मुस्कुरा के मिलना पड़े जो दफ्तर से बाहर मिले तो बंदा मुंह भी ना लगाए, बॉस की जा और बेजा बात को बर्दाश्त करना पड़े, और फिर आखिर में थक हार कर जब वापस हो तो बम्पर से बम्पर मिलाए खड़ी गाड़ी को लिए घंटों रोड पे ख्वार होना पड़े। तब पता चले कि जिंदगी क्या है। घर में कौन सा टारगेट मिलते हैं कि ये काम कम मुकम्मल करना है। अपनी शाही है, जब जी चाहे जो चाहे करो, जब जी चाहे आराम करो, मज़े से पसंदीदा टीवी प्रोग्राम्स देखो। बहरहाल जिंदगी मामूल पे चल रही थी। हशम और मायरा के स्कूल दाखिल के बाद हाशिम साहब तशरीफ ले आए, और उनके आने के बाद पता नहीं हुमैरा को क्या हो गया, वो बिल्कुल अजीब ही हो गई। घर में हर वक्त अफरा तफरी सी फैली रहती है। मैं ठहरा नफासत पसंद, काम जब तक तरतीब से ना हो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है। और फिर छुट्टी का दिन मैं अमूमन सो के गुजारता हूँ। आखिर पूरे हफ्ते की थकन भी तो उतारनी होती है, और मेरी सख्ती से हुमैरा को हिदायत है कि मुझे बिल्कुल परेशान ना किया जाए, जब दिल चाहेगा उठूंगा। वो भी इतवार का ही दिन था। मैं आराम से अपने बिस्तर पे सो रहा था और दरवाज़ा बंद था। तभी मैं हड़बड़ा के उठा क्योंकि कोई दरवाज़ा पीट रहा था। क्या हुआ, क्या मुसीबत है? मैं घुर्राया। पापा जल्दी से आए, अम्मी गिर गई। मुझे भागना पड़ा। क्या हुआ, कैसे गिरी तुम्हारी अम्मी? कहाँ गिरी? मैं कहते हुए बाहर आया तो सामने ही किचन के दरवाजे में हुमैरा गिरी हुई थी। वो उठने की कोशिश के बावजूद उठ नहीं पा रही थी, और तकलीफ की शिद्दत से उसके आंसू मुसलसल बह रहे थे। हशम और मायरा माँ को रोते देख के खुद भी रो रहे थे। मैंने उसे हाथ का सहारा दे के उठाया, मगर उसे तो कदम नहीं उठाया जा रहा था। मैंने ज़रा सा पाँव हिलाया तो उसकी चीख निकल गई। बड़ी मुश्किल से उसे बेड तक लाया। हुमैरा मुझे बहुत कमज़ोर लग रही थी। एक एहसास ने मेरे दिल को छुआ। पता नहीं कितने दिनों से मैंने उसकी तरफ तवज्जो से देखा भी नहीं था। उसे लेटने और आराम करने का कह के बाहर आया तो पूरे लाउंज में हर तरफ खिलौने बिखरे हुए थे, और तो और दोनों बच्चों ने अपने अपने स्कूल बैग भी खोले हुए थे, और किताबें कॉपियां भी इधर उधर पड़ी हुई थी। ये क्या बदतमीजी है, फौरन सब चीज़ें समेट के रखो। मैंने हाशिम को डांटा तो वो मुंह बसोड़ता उठा और कुछ चीज़ें उठाकर अपने बैग में डाली और उठ खड़ा हुआ। हाशिम, मैंने तुमसे क्या कहा है, ये सब बिखरावे समेटो, तुमने सुना नहीं? मुझे गुस्सा आ रहा था। एक तो नींद पूरी नहीं हो सकी, फिर नाश्ता मिलने के भी कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। उस पे घर कबाड़ खाना नजर आ रहा था जो मेरी नफासत पसंद तबीयत पर बार था। मैंने अपनी सब चीजें उठा ली। ये मायरा की हैं, तो इसे भी उठाओ। मायरा उठाए, मैं क्यों उठाऊं? वो अकड़ा। मुझे लगा ये बिल्कुल मुझे कॉपी कर रहा है। चाहने के बावजूद मैं उसे मजीद कुछ न कह सका। चलो मायरा, तुम समेटो चीजें। मैंने अपने 5 साल बेटी को बड़ी सख्ती से हिदायत दी, और हशम के बरखिलाफ सिर्फ मेरे सख्ती से बोलने पर ही वो आंसू बहाने लगी। मुझे एहसास हुआ बच्चे भी छोटे हैं, इसीलिए प्यार से समझाया। अपनी चीजें संभाल के रखते हैं बेटा, खिलौने भी, किताबें भी। शाबाश मेरी गुड़िया।
मैंने मायरा को प्यार करते हुए कहा। तुम दोनों बहुत प्यारे बच्चे हो ना, और प्यारे बच्चे हमेशा सफाई का ख्याल रखते हैं। बच्चे मेरे इस गैर मामूली इल्तफात पे हैरान से थे, मगर उन्होंने सब चीज़ें समेट ली। फिर भी कारपेट पे कागज़ मुड़े तुड़े से पड़े थे, पेंसिलें छीली गई थी और जाने क्या क्या नजर आ रहा था। मासी नहीं आई अभी तक? मैंने बच्चों से पूछा। पापा, आज तो इतवार है, मासी नहीं आती संडे को। बच्चे मेरी लालमी पे मुस्कुराए और एक दूसरे को हंस हंस के देखने लगे। ओहो, मैं तो सोच रहा था कि मासी आएगी तो उससे ही कुछ बनवा लूंगा और सफाई वगैरह भी हो जाएगी। ताजुब है, किसी इतवार को उठने के बाद मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मासी छुट्टी करती है। फिर बड़ी मुश्किल से चाय के साथ डबल रोटी का फीका सा नाश्ता जहर मार करना पड़ा। नाश्ते से फारिग होकर मैं सोच रहा था कि अब लेट के अखबार का मुताला किया जाए कि एक मर्तबा फिर हाशिम के रोने की आवाज़ आने लगी। मुझे कमरे में जाके देखना पड़ा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, बस ये भूखा है, दूध बनाना है। फिर दूध बनाने से लेकर दोपहर और रात के खाने का हिसाब किताब देखना पड़ा। मुझे लग रहा था कि हुमैरा को इतनी तकलीफ नहीं है जितना वो इजहार कर रही है। अब उठकर अगर कुछ काम करे तो क्या हो जाएगा, मगर हुमैरा तो बाथरूम में भी बड़ी मुश्किल से खुद को घसीट कर ले जा रही थी। बहरकैफ जैसे तैसे रात हो गई। सुबह मैं हुमैरा की आवाज़ पे ही उठा। चलो बच्चों, स्कूल नहीं जाना क्या? जल्दी उठो। सुनिए, आप भी उठ जाइए। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था यूं जगाने पर, मगर जब मैंने हुमैरा का पाँव देखा तो परेशान हो गया। हुमैरा का पाँव बहुत बुरी तरह सूज गया था। इसके अलावा उसकी कमर में भी बहुत तकलीफ थी कि हिलने से उसकी चीख निकल जाती थी। मुसलसल रोने से आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सिर्फ ज़रा सा फिसल कर गिरना इतनी क़यामत ढाएगा। फिर बच्चों को स्कूल भेजने का मरहला था, साथ ही हाशिम रो रहा था, उसे दूध देना था। हुमैरा बड़ी मुश्किल से बैठकर जो कर सकती थी कर रही थी। मायरा को ही नहीं तैयार कराना होता था, हाशिम को भी तैयारी में मदद देना होती थी। फिर स्कूल बैग्स देखने पड़ते। लंच बॉक्स देने की बजाय मैंने पैसे दे दिए। फिर वैन वाला आ गया और हॉर्न मुसलसल बजने लगा, जबकि बच्चे अभी नाश्ता कर रहे थे। जूं तू नाश्ता देकर मुझे हुमैरा की तरह दोनों बैग्स, पानी की बोतलें कंधों पर डालकर बच्चों को घसीट कर उतारना पड़ा। वापिस आया तो थकन से निढाल सा हो रहा था। किचन में हर तरफ बर्तन फैले हुए थे और हाशिम का रोना भी जारी था। मैं उसे गोद में लेकर टहलने लगा। फिर ख्याल आया छुट्टी करनी पड़ेगी आज। हुमैरा दरवाज़ा तक तो खोल नहीं सकती जाकर। 11 बजे मासी आई, मैंने सफाई करवाई। वो हैरान थी, बाजी कहाँ है? चोट लग गई है, अपने कमरे में है। हाय मैं मर जावा, कैसे चोट लगी? वो कमरे की तरफ दौड़ी। हाय बाजी, कैसे हो? कब गिरी? कहाँ से गिरी? वो काफ़ी तेज़ आवाज़ में जल्दी जल्दी सवाल पे सवाल पूछ रही थी। हुमैरा निढाल से बहुत धीमी आवाज़ में जवाब दे रही थी। हाय पाँव तो जी आपका बहुत सूज गया है। किसी डॉक्टर को दिखाया था, एक्सरे करवाया था, दवाई ली थी। तब मुझे ख्याल आया कि हुमैरा को डॉक्टर को ज़रूर दिखा लेना चाहिए था। मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली। फिर मैंने अपने आप को समझाया, और बाजी कुछ खाया पिया भी है? हाँ, रात में दूध पिया था। अरे हद हो गई, कुछ खाओ पियोगी नहीं तो फिर यूं ही निढाल पड़ी रहोगी। मैं लाती हूँ कुछ खाने के लिए। मैं सोचने लगा, वाकई मुझे क्यों ख्याल नहीं आया। सुबह पता नहीं नाश्ता किया था या नहीं। दोपहर और रात में मैं खाना लाया था, मगर बच्चों के साथ मैंने बाहर ही खा लिया। हुमैरा ने मांगा ना, मैंने पूछा। मुझे अफसोस सा होने लगा। मासी ने फौरन नाश्ता बनाया, मुझे भी दिया और हुमैरा के लिए भी अंदर ले गई। हुमैरा शायद मना कर रही थी, लेकिन वो इसरार करने लगी। बाजी अपनी शक्ल देखो, कैसी एक दिन में उतर गई है। फिर इतनी तकलीफ भी है, कुछ खा लो फिर डॉक्टर के पास जाओ। वो क्या कहते हैं, वो जो फोटो उतरवाते हैं, एक्सरे, वो भी करवाओ। मुझे तो कुछ हड्डी बड्डी का मामला लग रहा है। मैं सुन रहा था और सोच रहा था कि मुझसे ज़्यादा तो ये अनपढ़ मासी समझदार है। वाकई ये कोई सीरियस मामला है। पता नहीं हड्डी ना टूट गई हो। दिल में आने वाले ख्यालात को दिमाग ने झिड़का। ऐसे ही बस कुछ टिश्यूज़ वगैरह का मामला होगा। इतनी जल्दी तो हड्डी नहीं टूट सकती। फिर भी किसी क्लिनिक तो जाना ही होगा। दिल ने फिर राह बताई। दूसरी मंजिल से हुमैरा को किस मुश्किल से उतारा था मैंने, और खुद उसकी जो हालत हुई वो बयान से बाहर है।
बच्चे स्कूल से शुक्र है आ गए थे और हमें बच्चों को तन्हा छोड़ना पड़ा। अलबत्ता हाशिम को मैंने गोद में उठा लिया था। मासी दोपहर के लिए भी कुछ बना गई थी, वो मैंने बच्चों के सामने रखा और खूब अच्छी तरह समझा कर नीचे दौड़ लगा दी जहाँ हुमैरा गाड़ी में हवास खोए बैठी हुई थी। एक्सरे हुआ, टखने की हड्डी ही नहीं, उससे ऊपर भी हड्डी में बाल था। पीठ में जो चोट लगी थी वहां से थोड़ा खून निकला था जो जम गया था और इसमें पस आने के आसार नुमाया थे। सो पाँव के साथ साथ पिंडली में भी प्लास्टर चढ़ा दिया गया। पीठ के जख्म की सफाई के बाद ट्यूब दे दी गई कि लगाएं और एंटीबायोटिक शुरू करवा दी गई। ये सब तो चले ठीक था, आखिरी हिदायत खौफनाक थी। हिलना जुलना कतई मना है, आराम करना है, मुकम्मल आराम। अब क्या करें? हुमैरा मुझसे भी ज्यादा परेशान थी। सीढ़ियों से ऊपर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। फिर क्या करें? मुसीबत ये थी कि हुमैरा का कोई मैका नहीं था। वालिद के इंतकाल के बाद उसकी अम्मी उसकी बड़ी बहन के घर चली गई थी। मकान किराए का था और भाई कोई था ही नहीं। सोचते सोचते मुझे नाजो आपा का ख्याल आया और मैंने गाड़ी का रुख उनके घर की तरफ मोड़ दिया। हाशिम मियाँ को मैंने अगली सीट पे बेल्ट से बांध रखा था और पिछली सीट पे हुमैरा अब शायद तकलीफ में कुछ कमी या फिर दुआओं के ज़ेरे असर गनूदगी में थी। नाजो आपा हमें देख के हैरान हुई और खुश भी बहुत। बहुत अच्छा किया यहाँ ले आए। उन्होंने बहुत एहतियात से हुमैरा को उतारा और आरामदेह कमरे में जहाँ एसी की खुनकी इस गर्म मौसम में जन्नत की खबर दे रही थी ला कर लेटा दिया। बाकी बच्चे कहाँ हैं? वो पूछने लगी। वो घर पे हैं। चलो फिर तुम जल्दी से खाना खा लो और बच्चों को यहाँ ले आओ। नहीं आपा, स्कूल वैन वहीं से लाती ले जाती है। ये तो बिल्कुल ही दूसरा शहर है, दूसरा किनारा। फिर वो कैसे रहेंगे? मैं मासी को कुछ ज़्यादा देर रुकने पे आमादा कर लूँगा और खुद भी दफ्तर से जल्दी आ जाया करूँगा। कुछ ना कुछ तो करना होगा। हुमैरा के साथ हाशिम को भी वहीं छोड़ना पड़ा। फिर मैं घन चक्कर बन गया। गर्चे मासी ने बहुत ज़्यादा ताउन किया। वो सुबह से आकर मेरे आने तक रुकने पे तैयार हो गई। बच्चे उससे मानूस थे, सो मेरी जॉब चलती रही। हुमैरा की दवाएं, हाशिम के दूध वगैरह के ख्याल से मैं कम से कम नाजो आपा की डांट के डर से ज़्यादा वहाँ के चक्कर भी लगाने लगा। हुमैरा अब पहले से बेहतर हो रही थी। नाजो आपा का ख्याल था हाशिम पेट का मरीज़ है, उसे किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, इसलिए ठीक से दूध पीता है ना सोता है। मुकर्रम, तुम बीवी बच्चों की तरफ से बहुत गफलत बरतते हो, वो मुझे डांटने लगी। हुमैरा को देखा है कितनी कमज़ोर हो गई है, ना वो रंग रहा ना रूप। पता नहीं हुमैरा ने उनको क्या क्या कहा था। मुझे हुमैरा पे गुस्सा आ रहा था। नाजो आपा इधर उधर हुई तो मैंने घुरका। ये क्या, तुम नाजो आपा से मेरी शिकायतें लगा रही हो? क्या तकलीफ देता हूँ मैं? कौन सी कमी रखी है जिंदगी में? मैंने बोलो तो बताओ। वो चुप ही रही हमेशा की तरह। मैं बहुत रंजूर सा वापस आया। यहाँ घर में वही अफरा तफरी मची थी। मैंने मासी को डांटा तो वो फौरन बोली, साहब कितनी दफ़ा साफ करूं, ये बच्चे लोग फिर से घर का सत्यानाश मार देते हैं। एक चीज़ यहाँ तो दूसरी वहाँ। बीबी पता नहीं कैसे घर इतना साफ सुथरा रखती थी। उसकी बात सुनकर मैं बेड पर आके लेटा तो सोचने लगा, वाकई सुबह सुबह हाशिम की चूं चाँ के साथ हुमैरा कितने ही काम निपटा लेती थी। घर और बच्चे हमेशा साफ सुथरे मिलते थे। मुझे वो खुद भी कभी बुरे हुलिये में नहीं मिलती थी, मगर मैं तो उससे हमेशा शाकी ही रहा। तकिया ठीक करने लगा तो अंदर से एक छोटी सी डायरी निकल आई जिसमें अशार लिखे थे और पहले ही सफ़े पे लिखा था, माना कि मेरी रूह मेरे साथ हो मगर मेरे दिलो निगाह से मानूस भी तो हो। कब तक रहेंगे यूं ही मोहब्बत में फासले, इतने करीब आओ के महसूस भी तो हो। मुझे एहसास होने लगा कि मैं और हुमैरा ज़िंदगी के साथ ही तो ज़रूर हैं, मगर क्या वाकई साथ हैं? मैंने उसे कभी अपनी कुर्बत का एहसास ही नहीं दिलाया। बस एक नादीदा सा पर्दा रहा दरमियान में। हम एक थे मगर दूसरे की धड़कन तो क्या बनते, सोच और ख्याल तक रसाई हासिल न कर पाए। मुझे लगा कि हुमैरा ने बहुत दफ़ा कोशिश की, मगर मैं ज़िंदगी को एक रोबोट की तरह गुजारता रहा। वही लगी बंधी रहा, वही लगे बंधे काम, कुछ इधर कुछ उधर नहीं। वो नहीं थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि बेकहे काम कैसे होते थे।
वो हर कदम की साथी बनना चाहती थी, मगर मैंने उसे एक रवायती बीवी के मुकाम से कब आगे आने दिया। डायरी का दूसरा वर्ग खुला हुआ था। इश्क के इलाके में हुक्मे यार चलता है, ज़ाब्ते नहीं चलते। हुस्न की अदालत में आजिज़ी तो चलती है, मर्तबे नहीं चलते। दोस्ती के रिश्तों की परवरिश ज़रूरी है। सिलसिले ताल्लुक़ के खुद से बन तो जाते हैं, लेकिन उन शगुफ़ों को टूटने बिखरने से रोकना भी पड़ता है। चाहतों की मिट्टी को, आरज़ू के पौधे को सींचना भी पड़ता है। रंजिशों की बातों को भूलना भी पड़ता है। मैं सोचने लगा, जिंदगी खूबसूरत है और भी खूबसूरत हो सकती थी जो मैं उसकी सोच को पढ़ लेता। मैं सब कुछ फॉर ग्रांटेड लेता रहा। अब जबकि वो नहीं है तो मुझे हर कदम पे एहसास हो रहा है कि मैं उसे सुस्त और काहिल कहता था, जबकि वो अपने किए हुए कामों के ऐलानात नहीं करती थी। चुपचाप बस काम होते जाते थे। लोगों के यहाँ माँ बाप का रखना एक मुश्किल अमल है, मगर खुद मेरे यहाँ अम्मी मुसलसल बिस्तर पे रहीं और हुमैरा खिदमत करती रही, मगर किसी शिकवे के बगैर, किसी शिकायत के बगैर। मैं सोचता रहा और सोचता ही चला गया। 10-15 दिनों में घर का जो हशर हुआ था वो खुद मुंह से बोल रहा था कि औरतें दिन भर क्या करती हैं। अब मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा था कि एक समझदार घर गृहस्थी से मोहब्बत करने वाली औरत का वजूद भी उतना ही अहम है जितना एक बाहर की दुनिया से नबरदाज़मा मर्द का। वो मर्द के मेहनत से हासिल किए हुए पैसों का सही मसरफ ढूंढती है, घर को घर बनाती है। दूसरे ही रोज़ मैं नाज़ो आपा के घर इसी नीयत से गया था कि मौका मिलते ही हुमैरा से माफ़ी मांग लूँ, मगर मौका मिला तो हुमैरा ने कहा, आप मुझसे नाराज़ हैं, प्लीज़ नाराज़ ना हो। मैं जानती हूँ कि आपको आजकल कितनी मुश्किल उठानी पड़ रही होगी। मैं बस ज़रा सी ठीक हो जाऊँ तो घर चलेंगे। उसकी आंखों में नमी थी और वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तकलीफ़, परेशानी, यार ये सब बातें छोड़ो। तुम्हारी दूरी ने मुझे यकीन दिलाया कि तुम्हारी ज़रूरत सिर्फ घर को ही नहीं, मुझे भी बहुत है। तुम अभी आराम करो, मैं ज़रा नाज़ो आपा का शुक्रिया अदा कर दूं कि जिन्होंने एक मसरूफ़ तरीन घर गृहस्थन को मांझ कर धोकर फिर से मेरी नई हुमैरा में बदल दिया है। मैं उसकी शर्मीली सी हंसी को दिल में समोते नाज़ो आपा की तरफ बढ़ा जो मुझे बुला रही थी, और दिल ही दिल में ये सोच रहा था कितने प्यारे होते हैं ये रिश्ते जिन पर गुजरता वक्त ऐसी धूल मट्टी जमाता है कि रिश्तों में बेजारी और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। लेकिन अगर नीयत नेक और इरादे मस्बत हों तो कुदरत यकीनन इंसान की मददगार साबित होती है और पुरखलूस लोगों के दिल फिर से यूं ही हमेशा के लिए जोड़ देती है।